इकोनॉमी का क्वेश्चन, बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट लोकेटेड, ठीक है, कि कहाँ पे इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर लोकेटेड, IBRD। देखिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो आपको तीन चीजें बताता हूँ मैं, IBRD चाहे वो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, या फिर वर्ल्ड बैंक का, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन DC, IMF का हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन DC, और ये जो IBRD लिखा है, ठीक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन DC। तो अमेरिका में जो हमारे हेडक्वार्टर्स देखने को मिलेंगे ज्यादातर वो होंगे आपके वॉशिंगटन DC या फिर न्यूयॉर्क, ठीक है। जैसे यूनाइटेड नेशन से संबंधित हेडक्वार्टर है वो आपके न्यूयॉर्क में है, ठीक है। UNO का हेडक्वार्टर, UNSC का हेडक्वार्टर, ठीक है, वो कहाँ है? वो न्यूयॉर्क, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये आपका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में, ठीक है जी। तो ये आपने याद रखना है। बाकी जेनेवा में बहुत हेडक्वार्टर, पेरिस में भी है और लंदन में। पेरिस में किसका हेडक्वार्टर है? तो मेनली यूनेस्को आता है, यूनेस्को आता है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में है, ठीक है। और आपका जेनेवा में बहुत सारे हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है। जेनेवा में आपको देखने को मिलेगा, स्विट्जरलैंड में है जेनेवा, वहाँ पे WHO का हेडक्वार्टर है, WTO का हेडक्वार्टर है, ठीक है, WMO का हेडक्वार्टर है। तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ज्यादातर उनके हेडक्वार्टर आपको जेनेवा में देखने को मिलेंगे। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा में, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा में, ठीक है। इसके अलावा ILO जो मैंने कल परसों किया था डिस्कस, है ना, 1919 में जो बना था, पुराना है ये, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर वो भी जेनेवा में, ठीक है। तो इस तरह से आपने याद रखना है। चलिए, लंदन में भी है कुछ एक हेडक्वार्टर, कुछ एक दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। नेक्स्ट है अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली, ये साइंस का क्वेश्चन है, फिजिक्स का। अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी हैज, ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है कि गुरुत्व की क्रिया के अधीन मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड में होता है, ठीक है। कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज है, एक ऑब्जेक्ट है जो फ्रीली, ठीक है, नीचे गिर रही है, बॉडी फॉलिंग फ्रीली, है ना, मुक्त रूप से वो नीचे की ओर गिर रही है, तो उसमें जो ग्रेविटी, ठीक है, वो उसकी वजह से क्या होगा? अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी क्या होगा? उसमें वेट होगा, मैक्सिमम वेट होगा, या फिर मिनिमम वेट होगा, या नो इफेक्ट ऑन द वेट। देखिए, जब हम कोई वेट फेंकते हैं, ठीक है, कोई भी चीज फेंकते हैं, लाइक कागज है, पत्थर है, कोई चीज गिरती है, माना हम ही गिरते हैं, तो वो क्या होता है, तो बॉडी फ्रीली फॉलिंग जो होती है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, उसमें वेट होगा कि नहीं होगा, या मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, या होगा ही नहीं, ठीक है। तीन ही ऑप्शन है, तो क्या हो सकता है, या फिर इफेक्ट नहीं होता वेट के ऊपर, पता है किसी को? देखिए, ये साइंस का बेसिक क्वेश्चन है, फिजिक्स का, और इसमें होता है नो वेट, ठीक है। साइंस जो बोलती है कि ग्रेविटी के अंदर कोई भी जब वेट नीचे की ओर गिरता है, कोई भी वस्तु जब फ्रीली गिरती है, तो इट विल एक्सपीरियंस नो एनी वेट, ठीक है। किसी भी तरह का कोई भी वेट वो एक्सपीरियंस नहीं करता, ठीक है, क्योंकि उसको ग्रेविटी खींच रही है अपनी तरफ, ठीक है। और जब ग्रेविटी खींचेगी तो वो फ्रीली फॉलिंग है, उसके ऊपर कोई बल नहीं लग रहा है, ठीक है, वो गिर रहा है, तो वो तो जाएगा जाएगा नीचे, ठीक है, क्योंकि हवा में वो कुछ नहीं कर सकता, तो उसका जो वेट है वो 0, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? नो वेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, ये एक सिंपल सी डेफिनेशन पूछी हुई है कि कार्य करने की दर कहलाती है, ठीक है। अब
कार्य करने की दर क्या होती है? देखिए रेट ऑफ डूइंग वर्क, इस तरह के आपको क्वेश्चन में साइंस के, जनरल साइंस आपके सिलेबस में है, जनरल साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे वो फिजिक्स की हो, बायो की हो, केमिस्ट्री की हो, मिलेंगे। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, तो क्या हो सकता है ये? देखिए पावर। देखिए रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब ये है, जब भी रेट ऑफ समथिंग आता है, ठीक है, दर आती है, तो इसका मतलब ये होता है कि हम कितने टाइम में कितना काम कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारी पावर है। ठीक है, अगर हम इसका डेफिनेशन देखें फिजिक्स में, तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकर होता है। ठीक है, मतलब जो शक्ति है वो कार्य बटे, ठीक है, जो समय है, मतलब कितने समय में हमने कितना कार्य किया, वो हमारी पावर है। ठीक है, वो हमारी शक्ति है। ठीक है, और पावर की यूनिट वॉट होती है, किलो वॉट। ठीक है, आई थिंक एक हॉर्स पावर होता है, आपने सुना होगा घोड़े की शक्ति कितनी होती है, बता सकते हैं कि एक हॉर्स पावर में कितने किलो वॉट होते हैं? बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। वन, हाँ बिल्कुल, 746। ठीक है, मतलब एक घोड़े की पावर जो होती है वो 746 किलोवाट के बराबर होती है। 746 किलोवाट बहुत होती है। ठीक है, किलो भी लग रहा है साथ में। ठीक है, तो 746 वॉट होते हैं कि किलोवाट होते हैं? वॉट होता है। वॉट होता है कि किलो होता है साथ में। 746 वॉट है ना, वॉट होता है शायद किलो। तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। ठीक है, और वो जो है, एक ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हॉर्स पावर ये होती है। अब देखो ये जो हो गया तो पावर की हो गई। अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाए कि एनर्जी की क्या डेफिनेशन होती है, ऊर्जा की क्या है ना, जूल इकाई होती है ऊर्जा की। ठीक है, पावर की इकाई क्या होती है वैसे? इकाई जिसको हम यूनिट बोलते हैं, किसमें मापते हैं पावर को? वॉट में। ठीक है, अभी तो मैंने बोला। ठीक है, वॉट। ठीक है, जैसे देखो अगर हम बिजली की बात करते हैं तो वॉट में तो बोलते हैं उसको, क्योंकि वो भी तो एक पावर है। ठीक है, तो वो एक वॉट। और जो हमारा वर्क होता है या एनर्जी होती है, जिसको कार्य या ऊर्जा कहते हैं, उसकी यूनिट जूल होती है। ठीक है, जूल। अब देखिए एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? द कैपेसिटी टू डू वर्क, सिंपल सी लैंग्वेज है। ठीक है, द कैपेसिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट जो है विस्थापन कहते हैं इसको हिंदी में। एक होता है डिस्टेंस, एक होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है? साइंस की दुनिया में हम डिस्प्लेसमेंट ज्यादा यूज करते हैं, और एक नॉर्मल भाषा में अगर बोलेंगे कितनी दूरी है, कितना डिस्टेंस है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह का डिस्टेंस 40 किलोमीटर, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, हम वहां पे डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि साइंस की भाषा में डिस्प्लेसमेंट ज्यादा यूज होता है। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है, जब आप किसी चीज के ऊपर बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, वो डिस्प्लेस होती है कि नहीं होती है? डिस्प्लेस का मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो मूव होती है कि नहीं होती है। ठीक है, वो अपनी पोजीशन या स्थिति बदलती है कि नहीं बदलती है। ठीक है, तो वो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट होती है कि वो जगह तो बदलेगी। अब डिस्टेंस जो है वो भी तो जगह ही बदल रहा है, एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, मगर डिस्टेंस में ये चीज जरूरी होती है देखने वाले, कि उसमें पर्टिकुलरली कोई भी मतलब आप बोल सकते हैं कि वो घुमा फिरा के भी एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो हम देखते हैं कि रोड्स में जो होता है ना, रोड जो होते हैं हमारे एक तरह से, तो वो घुमा फिरा के कहीं ना कहीं आपको अल्टीमेटली वहां पहुंचना है, दैट इज डिस्टेंस। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट मिनिमम, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस होता है। ठीक है, बिल्कुल सीधा डिस्टेंस होता है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट जो होती है उसकी एक डायरेक्शन होती है पर्टिकुलर। ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, डायरेक्शनलेस होता है वो, जाना तो है मगर पता नहीं कहाँ कहाँ से घूम घूम के जाना है। ठीक है, तो वो डिस्टेंस होता है। तो एनर्जी, पावर, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हमें पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे छोटे नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। रेडियोथेरेपी में एक्स किरणों का प्रयोग इसका पता लगाने के लिए किया जाता है।
हार्ट डिसीज, फॉल इन रेडियो रिसीविंग सर्किट, कैंसर, बोन फ्रैक्चर। अब ये एक तरह से आपका मेडिकल कंडीशन के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक। अब आपको पता होगा कि जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है वो, ठीक है, रेडियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एक्सरेज। तो वहां पे जब भी कोई ट्रीटमेंट की जाती है कहीं भी हॉस्पिटल में, तो पहले डायग्नोस किया जाता है कि बॉडी के अंदर वो एक्सरेज देखी जाती है कि क्या प्रॉब्लम है ना, कहाँ से क्या चीज खराब है, क्या है प्रॉब्लम। तो क्या हो सकता है इसका आंसर? रेडियोथेरेपी क्या होती है जहाँ पे एक्सरेज किस चीज को डिटेक्ट करती है? हाँ जी, प्रीति जी जो मेडिकल में है, निशा जी कैंसर है, कैंसर के लिए, कैंसर के लिए। जैसे देखिए आप कैंसर सब जानते हैं, बोन फ्रैक्चर भी ऐसे मिलते जुलते ऑप्शन है, मिलते जुलते ऑप्शन। देखिए जो एक्सरेज हैं वो बोन फ्रैक्चर के लिए भी नॉर्मल सी बात है, एक्सरे तो होता है तो वो अंदर बोन फ्रैक्चर भी देखेगा, ठीक है। बट मेरे हिसाब से जैसे ये रेडियोथेरेपी लिखा है तो एक एडवांस टेक्नोलॉजी है रेडिएशन थेरेपी, ठीक है। रेडिएशन जो है वो कैंसर के ट्यूमर्स को श्रिंक करने के लिए भी दी जाती है आजकल, ठीक है। तो एक्सरेज वहां पे भी यूज होती है और बोन फ्रैक्चर के लिए भी यूज होती है, ऐसा भी नहीं है। बट जैसे कैंसर की अगर हम बात करें तो उसमें एक बहुत सारी चीजें हैं, कीमोथेरेपी है, ठीक है, रेडिएशन थेरेपी है, टारगेटेड थेरेपी है, ठीक है। तो वो जो थेरेपीज हैं ये याद रखना है आपने कि ये किसके लिए यूज होती है, टू ट्रीट कैंसर, ठीक है। तो ये तो ठीक है, कीमोथेरेपी सब जानते हैं, बट टारगेट और ये भी थेरेपीज होती हैं। तो ये जो थोड़ी एडवांस थेरेपीज हैं इनसे, तो वो जो है वो कैंसर को ट्रीट करने के लिए की जाती है, ठीक है। बट यहाँ पे यूज टू डिटेक्ट लिखा है, मेरे हिसाब से बोन फ्रैक्चर ज्यादा सही रहना चाहिए कि बॉडी को जब देखा जाए कि रेडिएशन थेरेपी के अकॉर्डिंग एक्सरेज जो है वो बोन फ्रैक्चर को डिटेक्ट करने के लिए या कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए भी हो सकता है। अब वो डिपेंड करता है, वैसे उन्होंने सी और डी दोनों दिए हैं ऑप्शन पे, तो हार्ट डिसीज तो नहीं होगा, ठीक है। हार्ट डिसीज के लिए क्या होता है, आपने सुना होगा इको, इको सुना है आपने टेस्ट, है ना। हाँ वो होता है, तो वो तो ये अलग है। तो कैंसर भी हो सकता है, बोन फ्रैक्चर भी हो सकता है, अब डिपेंड करता है। बट कैंसर का ज्यादा चांस लग रहा है क्योंकि रेडियोथेरेपी लिख दिया है इन्होंने, ठीक है, क्योंकि रेडियोथेरेपी लिखा हुआ है इन्होंने, तो शायद ये रेडिएशन थेरेपी के बारे में ही पूछ रहे हैं। कैंसर शुड बी द राइट आंसर, ठीक है। बोन फ्रैक्चर तो एक नॉर्मल एक्सरे में भी हो जाता है, ठीक है, देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, बेल मेटल इज एन एलॉय ऑफ। अभी एक तरह से केमिस्ट्री का क्वेश्चन है आपका, बेसिक साइंस के क्वेश्चन अच्छे पूछे हैं इन्होंने, ऐसा नहीं पूछे जाते हैं नॉर्मली, जो आपकी 8th 9th 10th एनसीईआरटी वहां से क्वेश्चन। बेल मेटल इज एन एलॉय ऑफ, किसकी एलॉय है, किसकी? देखो बेल मेटल जिसकी हम, हाँ, कॉपर एंड टिन, ठीक है, कॉपर और टिन का एक मिश्र धातु है ये। एलॉय होती है मिश्र धातु, दो या दो से ज्यादा धातुओं से मिलकर जब बनती है कोई धातु उसको बोलते हैं मिश्र धातु, एलॉय। तो कॉपर एंड टिन से बेल मेटल बनता है, ठीक है, जब दोनों को मिला दिया जाता है। कॉपर ज्यादा होता है कि टिन ज्यादा होता है? कॉपर ज्यादा होता है इसमें। कॉपर ज्यादा, ठीक है, कॉपर और टिन से मिलकर के आपकी बेल मेटल बनती है। अच्छा, कॉपर और टिन को मिलाकर के एक और चीज भी बनती है, कॉपर और जिंक को मिला, है ना। अच्छा, ब्रास, पीतल जो होती है ना, बिल्कुल, तो वो भी कॉपर एंड टिन, बट उसमें जो जो रेशो होती है उसमें फर्क होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। मैं एक और चीज बता रहा हूँ आपको कि कॉपर और जिंक जो लिखा हुआ है इन्होंने ए ऑप्शन, ये किसका एलॉय है? ये ब्रोंज का है, ठीक है। ब्रास का क्या बताया, कॉपर और जिंक, ब्रॉन्ज का कॉपर और जिंक, ठीक है। आई थिंक क्या बोलते हैं उसको, कांसा, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं ब्रॉन्ज को, कांसा। तो कॉपर और जिंक होता है, कॉपर इन सभी में जब जो भी चीजें बता रहा हूँ मैं, कॉपर की मात्रा ज्यादा होती है, मोर देन 50% कॉपर ही होता है, ठीक है।
कॉपर 60, 80, 70% के आसपास होता है। बाकी कम जो मतलब कम जो इसका रेशो होता है वो जिंक का कम होगा, टिन का कम होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे ही, कॉपर और जिंक से कौन सी एलॉय बनती है, कॉपर टिन से कौन सी एलॉय मिलती है। तो बेल मेटल भी कॉपर और टिन का ही सही उदाहरण है। ठीक है, तो ये ठीक है। अच्छा, कई बार क्वेश्चन आते हैं कि हमारा वॉशिंग सोडा क्या है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली ये चीजें आती है, वॉशिंग सोडा क्या है। ठीक है, उसका केमिकल नाम क्या है, वॉशिंग सोडा का या फिर ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो इनको मेरे हिसाब से आपको थोड़ा थोड़ा देखते रहना है। ठीक है, वैसे तो आते रहेंगे तो मैं बताता रहूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटर्जेंट इज अ, डिटर्जेंट क्या होता है, आप यूज करते हैं डिटर्जेंट, एक शोधन अभिकर्मक है, साबुन है या उत्प्रेरक है या सभी है। उत्प्रेरक कैटलिस्ट। ठीक है, ये मेडिकल वाले ज्यादा जानते होंगे। ठीक है, बाकी तो शायद नहीं पता होगा। ठीक है, अगर पता भी होगा तो बता सकते हैं। ठीक है, जैसे फ्रांसिस जेबीटी के क्वेश्चंस में इसमें जनरल साइंस आती है, बताइए जरा, कुछ है आइडिया तो, पढ़ा है या कुछ चैट वगैरह में आते हैं ऐसे क्वेश्चन मेडिकल में तो नॉर्मल। हाँ जी, क्लीनिंग एजेंट सोप इज अ क्लींजिंग एजेंट। अच्छा, कैटलिस्ट नहीं है ये, सोप नहीं है ये। कैटलिस्ट क्या होता है वैसे, कैटलिस्ट तो एक चीज आप जानते हो, कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने का काम करता है, स्पीड इंक्रीज करता है, लेकिन पार्टिसिपेट नहीं करता रिएक्शन। डिटर्जेंट नहीं है वो कैटलिस्ट, ये आपसे मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, मेरे को भी नहीं पता। ठीक है, पर ये मैं पूछ रहा हूँ कि कैटलिस्ट जो है इसके बारे में थोड़ा सा मेरे को जानता हूँ मैं इसको, बट क्या डिटर्जेंट कैटलिस्ट नहीं, सोप नहीं है। देखो, ये तो ठीक है कि ये क्लींजिंग एजेंट है। ठीक है, डिटर्जेंट जो है वो ये काम करता है, बट वो क्या सोप नहीं है। सोप की तरह ही झाग तो उसमें भी निकलता है, और कैटलिस्ट भी नहीं है, क्या वो उस चीज को प्रोसेस को फास्ट नहीं करता है वो। ठीक है, तो क्या आंसर इसका ऑल ऑफ दीज नहीं होना चाहिए, ये मुझे लगता है। बाकी आप बताओ इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके, अगर ऐसा है कि नहीं, ये सिर्फ क्लींजिंग एजेंट ही है। सोप नहीं होगा, नो सर, सोप नहीं, कैटलिस्ट भी नहीं है, कैटलिस्ट भी नहीं है। अच्छा, कैटलिस्ट भी नहीं है। तो अच्छा चलो, ऐसे मेरे को लग रहा होगा, वैसे मैं इसमें श्योर नहीं हूँ। ठीक है, बट मेरे को थोड़ा सा लग रहा है। हाँ जी, नहीं है सर, कैटलिस्ट तो नहीं है ना। कैटलिस्ट नहीं है, तो अगर नहीं है तो फिर सोप भी नहीं होगा, तब तो क्लींजिंग एजेंट ही होगा डिटर्जेंट। ठीक है, कैटलिस्ट क्यों नहीं है ये आप चलो कोई बात नहीं, ये अगर मेरे को वैसे इसका ज्यादा आइडिया नहीं है। ठीक है, बट ये है कि क्लींजिंग एजेंट तो होगा, वो तो दिखता है सामने, वो तो है, बट ये कैटलिस्ट क्यों नहीं है वो मेरे को थोड़ा सा इसका श्योर नहीं। ठीक है, चलो तो आंसर इसका चलो ए हो सकता है। नेक्स्ट है लपेटन, लपेटन लिखा है ना, रैपिंग, हाँ लपेटते हैं ना, रैपिंग करते हैं, वो है ये। रैपिंग के लिए प्रयुक्त सेलोफेन है एक। ठीक है, अब सेलोफेन पता होगा आपको, एक व्हाइट जैसी वो प्लास्टिक जैसी लगती है ना, वो एक क्या बोलते हैं, लपेटते हैं जिस चीज को, है ना, रैप करते हैं, तो वो ज्यादातर वो हम यूज करते हैं उसको रैपिंग के लिए, सेलोफेन। ठीक है, तो वो जो है वो क्या होता है। ठीक है, सिंथेटिक सेल्यूलोज, सेल्यूलोज नाइट्रेट, सेल्यूलोज एसीटेट और रीजनरेटेड सेल्यूलोज। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मैंने तो नहीं सुना ये रैपिंग वाला कुछ क्वेश्चन, बट आपने, अगर आपको आइडिया है, ऐसे पता होना चाहिए, ऐसी चीज जर्नल है ये, कौन सा होता है ये सेलोफेन। यूज तो आपने भी किया होगा घर में, हर बंदा इनको यूज करता है, सुना है आपने, सेलोफेन इज यूज फॉर रैपिंग। तो ये सेल्यूलोज तो होता है, पर कौन सा होता है, किस तरह का सेल्यूलोज होता है, ये क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ा कभी, पता है आपको किसी को। Celluloid, ये है, चलो इसको देख लेंगे।
मैं ढूंढना पड़ेगा, कहीं देखना पड़ेगा कि क्या है ये सेल्यूलोज का कौन सा टाइप। ठीक है, रैपिंग के लिए चलो सेलोफेन के लिए करते हैं इसको डिस्कस। मेरे को नहीं आता है, आपको आता है तो बताइए किसी को। आपने पढ़ा है वैसे बायो वगैरह में ये होती हैं चीजें बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है। हाँ बट मैंने नहीं पढ़ा ये, आपने शायद पढ़ा होगा। तो बताओ जरा, अगर है किसी को आइडिया तो। नहीं है तो कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नाइट्रोसेल कुछ ऐसा है सर, शायद नाइट्रोसेलुलोज हो सकता है शायद ना। तो सेलुलोज हो सकता है, चलो देखना पड़ेगा आप मेरे को, और जब मैं मेरे को भी नहीं आइडिया। ठीक है, 74 क्वेश्चन देखिए आप तब तक, इसको देख लेना, मैं बता दूं इसको। रिफैम्पिसिन किस रोग के उपचार की औषधि है? अब देखो एक ड्रग पूछ ली है, एक स्पेशल, जैसे होता है ना कि एक ये एक आपका मेडिकल टर्म का ही क्वेश्चन है, ठीक है। कि किस चीज की दवाई है, टाइफाइड की, कैंसर की, ट्यूबरकुलोसिस की, एड्स की, ठीक है। तो किस चीज को ट्रीट करने में ये ड्रग यूज की जाती है, रिफैम्पिसिन, ठीक है। देखिए मैं आपको 4 ड्रग्स बताता हूँ, चाहे आप लिख लेना। ये ट्यूबरकुलोसिस के लिए यूज होती है, ठीक है। ये मैंने ऑब्जर्व किया है, ठीक है, मैंने टेक्निक से भी देखी है, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस बहुत आम है इंडिया में, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछ ही लेते हैं ज्यादा, ठीक है, कई बार आ जाते हैं। तो 4 ड्रग्स जो है वो मेनली यूज की जाती हैं, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ट्यूबरकुलोसिस में रिफैम्पिसिन होती है, आइसोनियाजिड होती है, ठीक है, आइसोनियाजिड और इथेम्बुटोल, और एक होती है पायराजिनामाइड, ठीक है। इन 4 ड्रग्स को यूज किया जाता है टू क्योर, ठीक है, टू ट्रीट ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। और ट्यूबरकुलोसिस जो है इंडिया में आपको पता होगा बहुत ज्यादा, ठीक है। और ट्यूबरकुलोसिस का एक सर्टेन आपको पता होगा, एक रेगुलर दवाई खाने से वो ठीक हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसका उपचार नहीं है, हालांकि ये बहुत ही कंटेजियस बीमारी है, ठीक है, फैलती है एक दूसरे से। और इसको अगर हम आप देखें तो जनरली ये कहाँ पे होती है, तो कहाँ होती है, मतलब कौन सा अंग प्रभावित होता है इससे, ट्यूबरकुलोसिस से? हाँ जी, इंटेस्टाइन तो आपकी टाइफाइड से होती है ना, टाइफाइड से रेस्पिरेटरी डिजीज है ट्यूबरकुलोसिस ना, तो लंग्स को इफेक्ट होते हैं इसमें। हाँ, लंग्स को ज्यादा प्रभावित करती है ना, छाती जो आपका ये लंग्स वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे ये ज्यादा प्रभावित। बट देखिए लंग्स के बाद अगर हम बात करें, लंग्स के बाद भी एक्स्ट्रा पल्मोनरी साइट्स में भी होते हैं, ठीक है, मतलब लंग्स से ये वहां भी जा सकते हैं, फैल जाती है ये। तो कई बार क्या होता है कि स्पाइन में भी देखने को मिलेगा, ठीक है, और ये स्पाइन की बहुत भयंकर हो जाती है, ठीक है। जो स्पाइन की ट्यूबरकुलोसिस होती है उसको हम बोल सकते हैं कि आदमी जो है वो उठ नहीं पाता बेड से, ठीक है, वो बेड रिडन हो जाते हैं, ठीक है। तो वो स्पाइन ट्यूबरकुलोसिस भी होता है कई बार, ठीक है, जिसमें जो होता है वो आदमी अगर उसको ट्रीट नहीं किया जाए पर्टिकुलर प्रॉपरली तो वो उसको पैरालाइज भी हो जाएगा, ठीक है, वो बेड भी रहेगा। तो उस तरह से वो ट्यूबरकुलोसिस जो है वो बहुत भयंकर बीमारी है इस तरह से। तो इसमें 4 जो है वो मेनली दवाइयां दी जाती है। एक तो उन्होंने पूछी हुई है रिफाम्पिसिन, रिफाम्पिसिन, ठीक है, आइसोनियाजिड, इथैम्बुटोल एंड पायराजिनामाइड। These 4 drugs are used to treat tuberculosis, ठीक है। चलिए बाकी देखिए ट्यूबरकुलोसिस ब्रेन में भी होता है, ठीक है, हड्डियों में भी होता है, स्पाइन में मेनली ज्यादा जाता है। मटेरियल, ठीक है, ये भी एक साइंस का बेसिक क्वेश्चन। थर्मोमटेरियल, जिसमें थर्मोसेटिंग का मटेरियल का मतलब क्या होता है कि जिसमें परमानेंट केमिकल चेंज हो जाती है, ठीक है, परमानेंटली वो केमिकली अपनी चेंज बदलाव उसमें हो जाते हैं। तो वो कौन सा हो सकता है, पॉलिस्टर, टेरिलॉन, नायलॉन, बैकलाइट। अब देखिए नायलॉन जो है ये तो आई थिंक सिंथेटिक वो है, ठीक है। नायलॉन क्या होता है, सिंथेटिक पॉलीमर होता है ना। हाँ, तो
बैकलाइट सही होना चाहिए इसका आंसर। थर्मोसेटिंग मटेरियल बैकलाइट होता है। थर्मोसेटिंग का मतलब होता है कि जब परमानेंट रासायनिक क्रियाएं चेंज हो जाती हैं, ठीक है, केमिकल चेंज हो जाता है, बैकलाइट। देखिए साइंस के लिए क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस हमें ऐसे नहीं है कि इसके लिए स्पेसिफिक स्टडी करनी होती है, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू ही या कुछ बेसिक छोटी सी किताब के थ्रू ये चीजें डिस्कस हो जानी चाहिए, ठीक है। तो पेपर्स के थ्रू ही ये डिस्कस करनी जरूरी है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इससे संबंधित ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको हर पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमर्शियल टी इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। अब ये सबको पता होना चाहिए कि कमर्शियल टी कहाँ से प्रिपेयर होती है, व्यावसायिक चाय तैयार की जाती है। हाँ जी, लीव्स है ना, पत्तियों से। आपने देखा होगा कि जो लीव्स है उनको चुना जाता है, ठीक है, पत्तियों को तोड़ा जाता है, फिर इनको फैक्ट्री में प्रोसेस किया जाता है, उनको सुखा करके पत्ती तैयार की जाती है, चाय पत्ती जिसको हम बोलते हैं। तो चाय पत्ती क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली वो पत्ती से ही बनी हुई है, ठीक है, इसलिए वो लीव्स। तो हम बोलते भी है ना पत्ती, चाय पत्ती, तो पत्ती एक्चुअली वो पत्ती ही है जिसपे वो बनी हुई, ठीक है। तो कमर्शियलिटी ये डायरेक्ट क्वेश्चन है लीव से। कुछ चीजें होती हैं जो रूट से मिलती हैं, कुछ चीजें फ्लावर से भी मिलती हैं, कुछ चीजें स्टेम से मिलती हैं, कुछ चीजें आपकी एक और होती है चीज बार्क, छाल से मिलती हैं, ठीक है। जैसे दाल चीनी सुना होगा आपने, दाल चीनी, ठीक है, मसालों में यूज होती है ना, दाल चीनी का पेड़ होता है, तो वो छाल उसकी यूज ज्यादा होती है, ठीक है उसमें। नेक्स्ट है द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एग yolk is, अंडपीतक, अंडपीतक का मुख्य संघटक है। एग yolk कौन सा होता है, पीले वाला पोर्शन होता है कि सफेद वाला पोर्शन होता है? एग वाला प्रोटीन होगा सर इसका। एग वाला, सॉरी, एग का जो येलो वाला पोर्शन होता है उसमें प्रोटीन ज्यादा होती है कि मिनरल ज्यादा होते हैं कि कार्बोहाइड्रेट होता है कि फैट होता है? प्रोटीन, एल्बुमिन होती है, विटामिन्स भी होते हैं। देखिए विटामिन कौन कौन से होते हैं, मैं थोड़ा सा विटामिन के ऊपर क्वेश्चन ऐसे आते हैं, इसमें है नहीं वैसे विटामिन के क्वेश्चन। विटामिन जो है, विटामिन जो है जिसको हम विटामिन कहते हैं हिंदी में, और वैसे इसको प्रोनाउंस करते हैं विटामिन। तो विटामिन जो है वो ए डी है ना, ई के, ये कौन से विटामिन होते हैं, ए डी ए के, फैट सोल्यूबल या फिर वाटर सोल्यूबल? ये फैट सोल्यूबल होते हैं ना, ए डी ई के, और बी और सी जो होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, ठीक है, जहां तक मुझे याद है, ठीक है। तो बी और सी जो है वो आपके वाटर सोल्यूबल हैं, और ए डी ई के ये आपके फैट सोल्यूबल। पहले तो ये पता होना। कई बार क्वेश्चन आता है कि सब्जियों को धोने से, ठीक है, सब्जियों जब धोते हैं, ठीक है, आफ्टर पीलिंग, छीलने के बाद, तो उसमें से एक विटामिन जो है वो चला जाता है, वो कौन सा विटामिन होता है? सब्जियों को छीलने के बाद धोने से चला जाता है, ठीक है, उसको धोना नहीं चाहिए। तभी बोलते हैं शायद कि सब्जी को छीलने के बाद नहीं धोना चाहिए, उसको पहले ही धो देना चाहिए, ठीक? हाँ जी, ये क्वेश्चन भी आता है। तो उसमें क्योंकि वो वाटर सोल्यूबल होगी तो बी होगी या सी होगी, ठीक है, क्योंकि वो पानी में घुल जाएगी ना, पानी से चली जाएगी, तो वो सोल्यूबल है, वो तो चली गई फिर, ठीक है, वो फैट सोल्यूबल नहीं है, वो वाटर सोल्यूबल है। तो आंसर क्या होना चाहिए, या तो बी है तो सी, ठीक है। बट जो सी, विटामिन सी होती है वो चली जाती है, ठीक है, कुछ हद तक कुछ मात्रा में बी भी होती है, तो वो भी चली जाती है कुछ सब्जियों में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, वो बहुत जनरल क्वेश्चन है, ये मेरे को भी 2-3 बार आया हो, कई बार, ठीक है, कि आफ्टर पीलिंग वेजिटेबल्स, ठीक है, कौन सी विटामिन धोने से चली जाती है पानी से, तो वो सी होती है, मेजर पोर्शन जो होता है, ठीक है, क्योंकि वो वाटर सॉल्यूबल है। तो ये ध्यान रखना। बाकी ए का वो बीमारी कौन सी है, वो कैसे उसको दूर किया जा सकता है, ये हमें नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इसमें जो आंसर है एग yolk में, वैसे तो प्रोटीन्स भी होती हैं और विटामिन भी होती है, विटामिन यहाँ है नहीं ऑप्शन में कहीं, विटामिन भी होती है इनमें, बट ये है कि आपका प्रोटीन यहाँ पे सही होता है, ठीक है, कोई दो राय नहीं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो एक्चुअल में हमें अनाज से सोर्स मिलता है इसका। जैसे आप आलू खाते हैं,
चावल खाते हैं, अगर आप सूखे चावल या रोटी भी खा लें तो हमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट एक ऐसी चीज है जिसके बिना हम जी नहीं सकते, ठीक है। इंस्टेंट एनर्जी जो है वो हमें कार्बोहाइड्रेट ही देते हैं। बाकी तो सारी चीजें बोल सकते हैं आप बाद में, वो बॉडी के लिए जरूरी है, बॉडी की ग्रोथ के लिए, ठीक है। प्रोटीन, मिनरल्स, फैट, ठीक है, ये चीजें चाहिए, नो डाउट। बट जितनी चीजें हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती हैं, जो हम खड़े हो सकते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कोल्ड। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ये होता है आपका ड्राई आइस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसका फॉर्मूला भी होता है, क्या फॉर्मूला होता है ड्राई आइस का? D2O नहीं, वो हैवी वाटर होता है। D2O, देखो ये भी लिख लेना चाहिए, हैवी वाटर का फॉर्मूला D2O होता है, ठीक है। D2O डिटोरियम बोलते हैं उसको। बट ये जो आपका ड्राई आइस है, ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं, ठीक है। इसका आंसर ड्राई आइस ही होगा। या कई बार उल्टा पूछते हैं कि ड्राई आइस किसको बोलते हैं, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे उल्टा पूछा है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। नेक्स्ट है बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड बाय, कौन? बाइल जूस कौन प्रोड्यूस करता है? लीवर। अब देखो ये जो ऐसे क्वेश्चन है जो हमें नॉर्मली पता ही होने चाहिए, ठीक है। अब हर बंदे की हर घर में कोई ना कोई बीमारी कहीं चली रहती है, तो हमें थोड़ा सा आइडिया होना ही चाहिए। तो बाइल जूस जो है लीवर से संबंधित है। लीवर में सीक्रेट होता है और स्टोर कहाँ होता है, तो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है। और जब गॉल ब्लैडर में पथरी होती है, ठीक है, तो गॉल ब्लैडर को एक्चुअली रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जिस भी पर्सन को अगर ये चीज होती है बाई चांस, उसके बाद उसको रिमूव करके रख दिया जाता है। तो वो जो लीवर से सीक्रेट होता है बाइल जूस, ठीक है, जो कि जरूरी है हमारी डाइजेशन के लिए, ठीक है, वो ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। अगर कम हो जाता है तो फिर डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर ज्यादा हो जाता है तो वैसे ही दिक्कत आ जाती है। अच्छा चलिए, बाइल जूस जो होता है तो ये सीक्रेट कहाँ होगा, लीवर में, और स्टोर होता है गॉल ब्लैडर, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट है, एक एसिड भी होता है हमारे उसमें स्टमक में, कौन सा एसिड होता है वो स्टमक में, पेट में? HCl। HCl, ठीक है। हाँ, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है HCl, वो हमारे पेट में कॉम्प्लेक्स जो हम फूड खाते हैं उसको तोड़ने का काम करता है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ेगा वो, ठीक है। और वो उसका जो एक्चुअल में जो एक तो होता है ना कि रस जो होता है खाने का, वो हमारे शरीर को लगता है और बाकी वेस्ट जो है वो साइड में इंटेस्टाइन के थ्रू चला जाता है। ये चीजें चीजें जो है वो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो कि हमें अपने ह्यूमन बॉडी के बारे में वैसे भी पता होनी चाहिए, और वो ही पूछी जाती है। लाइक यहाँ पे लीवर इज द राइट। पैंक्रियाज क्या है? पैंक्रियाज हम देखते हैं जैसे शुगर होती है, आई थिंक डायबिटीज होती है, वो पैंक्रियाज ही होता है ना जो इंसुलिन सीक्रेट नहीं करता है या बंद करता है। पैंक्रियाज, ये देखो, हम शुगर एक नॉर्मल बीमारी है, सबको पता है, डायबिटीज होती है, उससे पैंक्रियाज प्रभावित होता है, ठीक है। पैंक्रियाज जो होता है वो इंसुलिन सीक्रेट करने के लिए करा जाता है, इंसुलिन सीक्रेट करता है, ठीक है। तो अब आपको पता भी होगा कि इंसुलिन क्यों दी जाती है ना, क्यों दी जाती है? अगर किसी को शुगर है ना, बहुत हाई हो जाती है तो उसको इंसुलिन की इंजेक्शन देने पड़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो आइडिया तो होना चाहिए। इस पैंक्रियाज अग्नाशय होता है, ये दूसरा सबसे बड़ा पार्ट है ह्यूमन बॉडी का लीवर के बाद। लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी, ठीक है। और पैंक्रियाज आई थिंक सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक बोल रहा हूँ मैं? जी सर। हाँ, ये पता होना चाहिए, लीवर के बाद पैंक्रियाज। अगर हम बात करें, एक ग्लैंड होता है और एक ऑर्गन होता है, ठीक है। तो जो हमारा ऑर्गन है, जैसे सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है, स्किन, ठीक है। स्किन, क्योंकि हमारी जो बॉडी में सबसे ज्यादा कवर स्किन के साथ कवर है, तो वो एक बोल सकते हैं कि स्किन जो है वो हमारा एक सबसे बड़ा हिस्सा है, ठीक है। मगर वो चीजें ऐसी होती है, जो ग्लैंड होती हैं, ग्रंथियां होती हैं, इसके बिना हम काम ही नहीं कर सकते हमारी बॉडी, ठीक है।
जैसे कोई आपकी बहुत इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है, जैसे किडनी है, लीवर है, हार्ट है, लंग्स हैं, इनके बिना कुछ नहीं हो सकता। इनमें से कोई भी डैमेज हो गया तो बंदा हो गया फिर काम। चलिए नेक्स्ट है सैफरन। द सैफरन फॉर कमर्शियल यूज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, व्यावसायिक प्रयोग के लिए केसर प्राप्त की जाती है। अब देखो जैसे हमने वहां पे देखा टी के लिए, वैसे केसर के लिए पूछता है कि कहाँ से प्राप्त होता है केसर। यहाँ तो ड्राइड स्टिग्मा होता है ना, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन नहीं, तो आंसर शुड बी नन ऑफ दीज। देखो बार्क छाल से भी नहीं मिलता, पत्तियों से भी नहीं मिलता, तने से भी नहीं मिलता, वो फ्लावर की स्टिग्मा से मिलता है। जैसे फूल होता है ना, फूल के बीच में एक ऐसे मतलब वो पतली सी एक तार जैसी दिखती है, ठीक है, पतले से एक छोटे छोटे वो होता है, स्टिग्मा बोलते हैं शायद उसको, है ना, थ्रेड लाइक वो उससे जो है वो निकलता है, ठीक है। तिल वैसे एक पतला सा रेड जैसा कलर का, आपने केसर सबने खाया देखा होगा, तो वो वहां से निकलता है। तो फ्लावर के स्टिग्मा से होता है, वो है नहीं यहाँ पे ऑप्शन में, तो नॉन ऑफ दीज। देखिए सैफरन जो है इंडिया में सबसे ज्यादा आपको पता है जे.एंड.के में मिलता है, ठीक है, जे.एंड.के में खेती होती है केसर की स्पेशली, और उस खेती में अगर हम कई बार क्वेश्चन आता है ज्योग्राफी का कि सैफरन की खेती किस तरह की मिट्टी में मिलती है, ठीक है, किस तरह की मिट्टी होती है, तो ये जे.एंड.के में ही क्यों होता है, क्योंकि वहाँ की सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो सूटेबल है इसकी खेती के, ठीक है। बहुत गर्म होता है आई थिंक, ठीक है, गर्म होता है थोड़ा, खाने में अगर होता है जिसकी जो तासीर है इसकी गर्म होती है, ठीक है। तो बताइए, मैं पूछ रहा था कुछ, क्या पूछ रहा था, कौन सी मिट्टी में होता है, कौन सी मिट्टी में होता है, कौन सी सॉइल में होता है, तो ये इसका अब नाम मैं भूल गया उस मिट्टी का, पूछ तो रहा था, दिमाग से निकल गया, बट वो ग्लेशियल डिपॉजिट से मिट्टी बनती है। हाँ करेवा सॉइल आ गया यहाँ, ठीक है, करेवा सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जे.एंड.के में जो हमारा केसर का उत्पादन होता है, केसर की खेती होती है, वो किस तरह की मिट्टी होती है, वो ग्लेशियल डिपॉजिट से बनती है, ठीक है। ग्लेशियर से जो डिपॉजिट होता है, वो जो मिट्टी में शामिल होता है, उससे वो फर्टिलिटी बढ़ती है और वो होती है करेवा सॉइल, ठीक है, याद रखिएगा करेवा मिट्टी। जब हम सॉइल्स की डिवीजन पढ़ेंगे तो हम इसको डिस्कस भी करेंगे, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी में। तो करेवा सॉइल याद रखिए, ठीक है, ग्लेशियल डिपॉजिट से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका साइंस का ही है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्लड क्लॉटिंग विल नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ, इस चीज की एब्सेंस में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। ब्लड क्लॉटिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है, आपको पता होगा ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। किसकी अनुपस्थिति में रक्त का थक्का नहीं बनेगा, कैल्शियम, कैल्शियम ये पक्का है, आयरन आयोडीन तो नहीं होगा, कैल्शियम हो सकता है फिर, वैसे मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है, जो मैं बोल दूं कि श्योर हूँ मैं, तो मेरे को ज्यादा नहीं पता। ब्लड क्लोटिंग इतना मेरे को पता है कि विटामिन के की कमी से होता है, ठीक है, विटामिन के की कमी अगर शरीर में है ना, ज़ाइलोकिनोन बोलते हैं शायद इसको, तो वो विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉटिंग जो है वो नहीं होती है, एंड ब्लड क्लॉटिंग इज जरूरी, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग बहुत जरूरी है बॉडी। ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो फिर क्या होता है, इससे क्या होता है, अगर कहीं चोट लगती है तो फिर खून बहता ही रहता है ना, बंद नहीं होता ना, वही होता है ना ब्लड क्लॉटिंग। हाँ हाँ, तो ब्लड में क्लॉट बनना बहुत जरूरी है। अगर बाई चांस कहीं पे किसी को चोट लगती है तो वो खून बहने से रुकेगा नहीं, बाई चांस कहीं बड़ा एक्सीडेंट दुर्घटना घटती है तो उसका फिर मरना तय हो जाता है अगर ब्लड क्लॉटिंग है, क्योंकि वो ब्लड रुकेगा ही नहीं, ठीक है, और इसमें डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते उस टाइम पे, बड़ा मुश्किल होता है उसको। तो चलिए ये जो चीज है वो हमें पता होनी चाहिए, शायद कैल्शियम राइट आंसर है जहां तक मुझे लग रहा है, बट बाकी कंफर्मेशन तो मेरे को भी नहीं है, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग पर विटामिन के होता है इतना तो मेरे को पता है। सबसे ज्यादा आयरन किस चीज में मिलता है, अगला क्वेश्चन शायद यही है, नहीं ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट फूड स्टफ विदाउट विच वन कैन नॉट लिव। आई थिंक ये मैंने अभी किया भी था डिस्कस, ठीक
कार्बोहाइड्रेट ठीक है, वही चीज पूछ रहे हैं ये जो मैंने बताई थी, कार्बोहाइड्रेट का क्या रोल। ठीक है, विटामिन के बिना, प्रोटीन के बिना, मिनरल्स के बिना हम जी सकते हैं। ठीक है, बेशक हमें बीमारियां हो सकती हैं या हम कुछ टाइम के लिए जो है वो प्रॉब्लम में आ सकते हैं, मगर कार्बोहाइड्रेट एक ऐसी चीज है जो आपको इंस्टेंटली खड़ा कर सकती है, चला सकती है, एनर्जी दे सकती है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट आप ऐसे आलू भी उबाल के खा लेंगे तो आपको, जैसे आप करते भी है ना कई बार कि हमने आज खाना नहीं खाया, आपका फास्ट है, तो आप आलू खा लेते हैं ओके। ठीक है, तो उससे क्या है, एनर्जी जैसी आ जाती है कि नहीं कुछ खाया है। ठीक? तो वो कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली दे रहा है। अगर आप 3-4 दिन खाना ना खाएं, 10 दिन नवरात्रों में 9 दिन खाना ना खाएं, तो आलू जरूर खाते हैं, है ना, क्या बोलते हैं उसको, आलू का क्या बोलते हैं उसको, एक बनाया जाता है ना, तो वो जो खाया जाता है नवरात्रों में बहुत लोग करते हैं ऐसे। तो वो एक्चुअली, हाँ, तो वो जो कर रहे हैं वो आपका एक तरह से कार्बोहाइड्रेट उनको मिल रही है। ठीक है, तो बॉडी को फर्क नहीं पड़ता, चल पड़ता है आदमी। ठीक है, उस चीज से अगर वो भी ना कर रहे हो, पानी भी ना पी रहे हो, तो बंदा 10 दिन से ज्यादा नहीं रहेगा फिर। ठीक है, तब गया फिर बंदा। चलिए, तो यही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट ये आयरन इज अबंडेंटली फाउंड इन, कहाँ मिलता है आयरन सबसे ज्यादा? ग्रीन वेजिटेबल। अब ये भी बहुत कॉमन सा क्वेश्चन। ठीक है, सबसे ज्यादा आयरन कहाँ मिलेगा? ग्रीन वेजिटेबल। और सबसे ज्यादा आयरन में से ग्रीन वेजिटेबल्स में भी किसमें मिलता है वो आपको पता होगा, कौन सी सब्जी में होता है? पालक, स्पिनच। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, कहा जाता है, डॉक्टर्स अक्सर कहते हैं कि हार्ट की डिसीज हो, तो आपको हार्ट की बीमारी हो तो पालक नहीं खाना चाहिए। ठीक है, ना पालक खाना चाहिए और ना ही आपको, तली भुनी तो चलो पता है कोलेस्ट्रॉल के लिए मना की जाती है, हार्ट की डिसीजेस के लिए, बट पालक के लिए भी मना करते हैं। ठीक है, क्योंकि आयरन जो है वो सही नहीं रहता है इस चीज, और आयरन जो है ये बहुत ज्यादा मिलता है हमें पालक। ठीक है, और पालक जो है जिसमें आयरन की कमी है, उसको पालक बहुत अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता सॉरी देना चाहिए। ठीक है, पालक एक अच्छी सब्जी है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो आपकी ग्रीन वेजिटेबल्स और भी लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उनमें भी हमें ठीक है। आयरन मिल्क में होता है? कैल्शियम होता है, नहीं कैल्शियम, कैल्शियम होता है, प्रोटीन होती है मिल्क में, कैल्शियम भी होता है, प्रोटीन भी होती है, बट आयरन जो है वो शायद नहीं होता है ना, मेरे हिसाब से। अगर होता भी होगा तो बहुत कम मात्रा में। ठीक है, चलिए, तो ये थे साइंस के क्वेश्चन। अब देखो, जितने भी आपने साइंस के क्वेश्चन पढ़े, बेशक मेरे हिसाब से तो हमें ना साइंस के एक हफ्ते में 10 दिन में साइंस के क्वेश्चन करते रहना चाहिए, क्योंकि बेसिक साइंस मुझे भी लगता है कि बहुत जरूरी है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो करते रहना चाहिए, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 10th तक सबने पढ़ी हुई है, और ये क्वेश्चन तभी पूछे जाते हैं, कमीशन का कोई भी पेपर होगा, बेसिक साइंस के 5-6 4-5 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, कई बार 8-7 7-8 भी पूछते हैं। ठीक, चलिए, इसमें तो ज्यादा थे क्योंकि ये एक दूसरा पेपर था, इसमें तो पूछेंगे ज्यादा। ठीक है, बट आपके भी सिलेबस में है, चाहे वो आर्ट्स वाले हैं, बाकी तो बायो वालों के लिए तो जरूरी है ही ये चीजें। ठीक है, ठीक है जी, मिलते हैं शाम को। ओके, बाकी ये क्वेश्चन रह गया था शायद, है ना, सेलोफेन करके, इसका मेरे को आइडिया नहीं था, चलो देखते हैं। ठीक है।